Hey guys, welcome to my channel HL Vibes. I'm Harshika Lakhina with you. We are continuing our chapter Financial Management and we are on part 3. Okay, so financing decision पे हैं हम, which is the part of financial decision. ये किससे रिलेट करता है? ये डिसीजन जो है वो अबाउट द क्वांटम ऑफ फाइनेंस टू बी रेज फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, लॉन्ग टर्म सोर्सेस बोले इसमें। तो इसका मतलब है कि ये देखता है कि हमारे को अपने फंड्स जो हैं वो कहाँ से लेने हैं, कौन से लॉन्ग टर्म सोर्सेज से लेने हैं। यहाँ पे दो तरीके के लॉन्ग टर्म सोर्सेज होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा ओनर्स फंड्स एंड सेकंड होता है हमारा बोरोड फंड्स। ओनर्स फंड्स मीन्स जो ओनर है उसके फंड्स दो तरीके के होते हैं, इक्विटी एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। इक्विटी जो होती है वो हमारी शेयर होल्डर्स की वेल्थ होती है, और जो हमारे रिटेन्ड अर्निंग्स होती है वो हमारे होते हैं कि हमने प्रॉफिट्स को जब हमने बिजनेस में फ्लो बैक करा होता है। आप ये ले लो कि सेविंग्स होती हैं एक तरह से बिजनेस की। उसके बाद आता है हमारा बोरोड फंड्स में डिबेंचर्स और अदर डेट्स। डिबेंचर्स जो होते हैं वो आपके एक तरीके के एक्नॉलेजमेंट होती है, और अदर डेट्स जो होते हैं वो क्या होती है, वो आपके लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए या शॉर्ट टर्म लोन्स। तो हमने इसमें लेने नहीं है, शॉर्ट टर्म लोन्स वर्किंग कैपिटल में पड़ेंगे। ओके, तो लॉन्ग टर्म लोन्स आएंगे। उसके बाद हमने पढ़ा कि ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इसको ये देखना होता है कि वो कौन से सोर्सेज से अपने फंड्स को प्रोक्योर करे, ओके, और अपने नीड्स को पूरा करे। तो फर्स्ट है दैट इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स हैव टू बी पेड रिगार्डलेस ऑफ वेदर फर्म हैज अर्न्ड द प्रॉफिट और नॉट। तो इसका मतलब है कि जो हमारे को बोरोड फंड्स हमने लिए हैं, ऑब्वियसली बोरोड फंड्स ले रहे हो तो आपको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है और उसको फिक्स टाइम में आपको रिडीम करना होता है। ओके, तो अगर आपके फर्म को प्रॉफिट नहीं भी हुआ तब भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसमें ये कंपल्शन होती है जिसकी वजह से फाइनेंशियल रिस्क बिजनेस का बढ़ जाता है। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट ये था कि आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है बोरोड फंड्स में अगर आपका प्रॉफिट नहीं भी हुआ तो भी। उसके बाद होता है बोरोड फंड्स हैव टू बी रीपेड एट अ फिक्स टाइम। मीन्स कुछ टाइम पीरियड होता है, लाइक 5 years के बाद आपको रीपे करना है और साथ साथ में इंटरेस्ट देते जाना है। तो आफ्टर 5 years आपको पूरा अमाउंट देना होगा। अगर नहीं दिया तो पेनल्टीज लगेंगी, आपके एसेट्स लिए जाएंगे एंड जो भी कंडीशंस होगी आपके कॉन्ट्रैक्ट की। ओके, तो फिक्स टाइम में रीपे करना है। उसके बाद है दैट रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट इज नोन एज द फाइनेंशियल रिस्क। अगर आपने पे नहीं किया, अगर आप पे नहीं कर पाए तो आपके बिजनेस का फाइनेंशियल रिस्क वो डिटरमाइन करता है। मतलब अगर आप पेमेंट नहीं कर पाए तो वो फाइनेंशियल रिस्क है आपके बिजनेस का। मीन्स आपके बिजनेस को रिस्क है डूबने का। अगर आपने ज़्यादा डेट ले लिया और उसके बाद आप पे नहीं कर पा रहे उसको, तो वो फाइनेंशियल रिस्क है। और ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें कि इक्विटी जो है वो कोई कमिटमेंट करता ही नहीं है कि आपको इतना डिविडेंड मिलेगा, ऐसे मिलेगा, रोज़ मिलेगा, या फिर मीन जो भी है इतने टाइम पीरियड के बाद मिलेगा। वो प्रॉफिट्स पे डिपेंड करता है। प्रॉफिट्स हो रहे होंगे तो आपको मिल जाएगा, अगर नहीं होंगे तो नहीं मिलेगा। तो प्रॉफिट्स पे डिपेंड करता है, इसलिए इतना फाइनेंशियल रिस्क बिजनेस पे नहीं आता है। ओके, उसके बाद हर एक तो हमने कहा बिजनेस को क्या देखना होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर देखना होता है कि वो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में दोनों का मिक्स रेडी करे, कि थोड़ा सा ओनर्स फंड डाले और थोड़ा सा बोरोड फंड्स डाले। ओके, सो उसके बाद हमने कहा कि चीपेस्ट कौन सा है। चीपेस्ट का मतलब हर एक सोर्स की कुछ ना कुछ फाइनेंस होती है, कुछ ना कुछ कॉस्ट लगती है जो कि आपको एनालाइज करनी पड़ती है पहले। ओके, तो चीपेस्ट अगर देखा जाए तो वो डेट है, बोरोड फंड्स है। क्यों है? क्योंकि वो टैक्स डिडक्टेबल है। अब टैक्स डिडक्टेबल क्या होता है? टैक्स डिडक्टेबल होता है कि जैसे अगर हम इक्विटी की बात करें तो वो हमारे लिए थोड़ा कॉस्टली बढ़ जाता है, क्योंकि अगर हम डिविडेंड देंगे शेयर होल्डर्स को तो जितना डिविडेंड देंगे उतने पे दोबारा टैक्स हमारे को वो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो इस वजह से वो थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। बट जब हम इंटरेस्ट देते हैं तो इंटरेस्ट पे कोई हमारा टैक्स नहीं लगता है। ओके, तो हमारा जो डेट होता है वो चीपेस्ट होता है क्योंकि वो टैक्स डिडक्टेबल होता है। उसके बाद आता है फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क ऑब्वियसली आपके डिबेंचर्स में है, आपके बोरोड फंड्स में है। क्यों? क्योंकि आपको उसके साथ इंटरेस्ट भी देना है और आपको क्या देना है,
इंटरेस्ट के साथ आपको रीपे भी करना है विद इन द फिक्स टाइम पीरियड, वेदर यू हैव अर्न अ प्रॉफिट और हैव इनकर्ड अ लॉस, तो आपको वो देना ही देना है, जिसकी वजह से आपका फाइनेंशियल रिस्क इंक्रीज हो जाता है। ओके, सो चीपेस्ट भी डेट है और फाइनेंशियल रिस्क भी आपका डेट ही बढ़ाता है। तो अब बात आएगी कि आप कैसे मीन्स क्या लोगे, तो वो डिपेंड करता है कि ओवरऑल फाइनेंशियल रिस्क एक बिजनेस का डिपेंड करता है कि आप कितना प्रोपोर्शन डेट डाल रहे हो, कितना प्रोपोर्शन ओनर्स फंड्स डाल रहे हो, इक्विटी डाल रहे हो। Okay, so the overall financial risk depends upon the proportion of debt in the total capital. तो हर एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट को ये डिसीजन बहुत केयरफुली लेना चाहिए कि वो कितना ओनर्स फंड डाले और कितना borrowed funds डाले for the sound working of the business. If you want to take screenshot, you can take. सो गाइस, अब बात ये आती है हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। ओके, सो फर्स्ट इज कॉस्ट। अगर कॉस्ट जो है वो कम है तो जो प्रूडेंट फाइनेंशियल मैनेजर है वो हमेशा जो कम कॉस्ट पे आपका सोर्सेज से फंड्स मिल रहे हैं हमेशा वो उसको प्रेफर करेगा। ओके, तो कॉस्ट मैंने आपको बताया था कि हर एक सोर्स की अपनी अपनी कोई कॉस्ट होती है। ओके, अगर आप डेट से ले रहे हो तो भी आपको कुछ कॉस्ट लगेगी, अगर आप इक्विटी से ले रहे हो तो भी कॉस्ट लगेगी। तो एक प्रूडेंट फाइनेंशियल मैनेजर वही है जो कम कॉस्ट वाले सोर्स को प्रेफर करे। उसके बाद रिस्क भी जितने कम होगा, जितना कम रिस्क होगा उतना ज़्यादा वो प्रेफरेबल होगा। ओके, फाइनेंशियल रिस्क किस में ज़्यादा होता है? डेट में ज़्यादा होता है, तो वो जितना कम होगा उतना ज़्यादा प्रेफरेबल होगा। उसके बाद है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट आती है द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स। जब आप फंड्स को लेते हो तो आपको कुछ ना कुछ कॉस्ट लगती है, वो फ्लोटेशन कॉस्ट होती है। ओके, इक्विटी में भी आपके बहुत सारे कॉस्ट लगती है कि आपको इशू करने हैं तो आपको उसकी एडवर्टीजमेंट करनी है, ब्रोशर देना है, एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो फ्लोटेशन कॉस्ट होती है। ओके, तो फ्लोटेशन कॉस्ट पे जितनी कम होएगी आपका उतना ज़्यादा वो अट्रैक्टिव हो जाएगा सोर्स। उसके बाद आती है कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन ऑफ बिजनेस का मतलब है कि बिजनेस में कैश रहता है, कैश का फ्लो होता रहता है, आता रहता है कैश। ओके, तो जिससे क्या होता है, अगर कैश फ्लो पोजीशन एक बिजनेस की गुड है, ओके, अगर गुड फाइनेंशियल कैश फ्लो पोजीशन है अगर आपके बिजनेस की, तो आप डेट लोगे। क्यों डेट लोगे? क्योंकि आप इंटरेस्ट इजीली पे कर पाओगे। अगर आपके पास फंड्स पड़े ही नहीं होंगे, कैश पड़ा ही नहीं होगा, तो उसमें इंटरेस्ट कैसे दोगे जब आपको मंथली, क्वार्टरली या ईयरली, हाफ ईयरली देना होता है? ठीक है, तो वो कैसे दोगे आप? तो अगर आपकी कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, गुड है, तो आपको डेट लेने चाहिए। अगर नहीं अच्छी तो इक्विटी के पास चले जाओ, इक्विटी ले लो। ओके, उसके बाद आता है हमारे पास फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है? फिक्स्ड खर्चे जो एक कंपनी को बियर करने पड़ते हैं, चाहे उसका बिजनेस अच्छा चल रहा हो या बेकार चल रहा हो, जैसे रेंट, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम, जैसे सैलरीज। ठीक है, ये उसके रेगुलर खर्चे हैं जो उसको देने ही देने होते हैं। ओके, अगर आपके फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट हाई है, बहुत ज़्यादा खर्चे हैं, तो भाई डेट मत लो। किसके पास जाओ? इक्विटी के पास जाओ। ओके, क्यों? क्योंकि डेट लोगे आपके और खर्चों में ऐड होगा, इंटरेस्ट की पेमेंट और देनी पड़ेगी, और प्लस रिडीम भी करने के लिए आपको उसके लिए भी फंड्स अरेंज करने पड़ेंगे और ज़्यादा। और अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है, मीन्स इतने खर्चे नहीं हैं, तो डेट ले सकते हो आप। ओके, तो आप अपने प्रोपोर्शन में डेट का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा रख सकते हो। उसके बाद आते हैं कंट्रोल कंसिडरेशन। कंट्रोल कंसिडरेशन थोड़ा समझने वाला पॉइंट है। इसमें क्या होता है, देखो, जब भी आप इक्विटी इश्यू करते हो ना, अगर इक्विटी आप इशू कर रहे हो तो आपका कंट्रोल मैनेजमेंट पे से थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता है, क्योंकि शेयर होल्डर्स का भी अपना कंट्रोल होता है बिजनेस में, कंपनी में। तो अगर आपको कंट्रोल कंसिडरेशंस हैं, लाइक अगर आप चाहते हो कि आपके बिजनेस में, आपकी कंपनी में इतना डाइल्यूट ना हो आपका कंट्रोल, तो इक्विटी मत लेना। हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपका कंट्रोल डाइल्यूट ना हो तो इक्विटी मत लेना। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इक्विटी इशू कर सकते हो। ओके, अगर ऐसी प्रॉब्लम है डाइल्यूशन की कि आप डरते हो कि आपकी कंपनी टेक ओवर बिड ना हो जाए, तो आप डेट से फंड्स लोगे। ओके,
उसके बाद आते हैं स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट को, स्टॉक मार्केट को मीन्स अगर वो राइजिंग पे है तो लोग, इसका मतलब है कि लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोगों के पास पैसा है और लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपनीज के शेयर्स खरीद रहे हैं। ओके, तो अगर स्टॉक मार्केट राइज कर रही है तो आप इक्विटी इश्यू करो, क्योंकि उस टाइम पे वो एक्टिव है, लोग आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। अगर वो ऑलरेडी डिप्रेस्ड है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो वो लोग एक बार मतलब वो सोचेंगे कि वो आपके कंपनी में इन्वेस्ट करें या ना करें, तो वो उसके तब आपको इतने फंड्स कलेक्ट नहीं होंगे इक्विटी से। तो अगर आपके राइजिंग है स्टॉक मार्केट तो आप इक्विटी प्रेफर करो, अगर डिप्रेस्ड है तो आप डेट प्रेफर करो। ओके, सो ये फैक्टर्स थे, ये आपके पास कॉस्ट, रिस्क, फ्लोटेशन कॉस्ट, कैश फ्लो पोजीशन, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, कंट्रोल कंसिडरेशन एंड स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। ओके, सो ये 7 फैक्टर्स हैं जो आपको माइंड में होने चाहिए एकदम। ओके, सो दैट्स इनफ फॉर टुडे। तब तक के लिए बाय।